एंट्रोपी। जैसे आप खुद को मानिएगा कि हम एक सिस्टम है, तो आपकी रेंडोमनेस क्या कहलाएगी? एंट्रोपी। जनरली हमारे सिस्टम में गैस वर्किंग सिस्टम होता है ना। सिस्टम क्या बताएं, एगो सिलेंडर है और एक तो पिस्टन, लेकिन इसके अंदर में जो वर्क करता रहता है वो वो कौन सा चीज है जो वर्क करता है? तो बोलेंगे गैस, है ना। तो गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज रैंडम मोशन में होता है। तो इस गैस मॉलिक्यूल की रैंडमनेस क्या कहलाएगी? एंट्रोपी। पानी जो है हमेशा फ्लो करते रहता है, यह वाटर का क्या है? रैंडमनेस। सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन जो है वो अपने मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करता है, तो उसकी रैंडमनेस कम है। यानी कि सिर्फ रैंडमनेस ये टर्म जान के हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस सबसे ज्यादा किसका है? गैस का। उसके बाद रैंडमनेस किसका है? लिक्विड का। और सबसे कम रैंडमनेस किस चीज का है? यानी क्या लिख रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडम होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर molecules of gases are always in random motion। है ना। रैंडम मोशन मतलब डायरेक्शनल मोशन ही होता है, लेकिन ये इधर जाएगा कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा, दैट इज अ रैंडमनेस। इधर से जाकर के उधर टकरा जाएगा, उधर से जाके उससे उससे टकरा जाएगा, ये रैंडमनेस, रैंडमली मूव करना, है ना। लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल से कम रैंडम होते। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लेस रैंडम देन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। सॉलिड की एंट्रोपी, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर लेस रैंडम। और लेस रैंडम आज बताने के लिए क्या बता रहे हैं? लेस रैंडम मतलब लेस एंट्रोपी देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। इसके कारण गैसियस मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने वाला फोर्स वेरी वीक, नहीं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स वेरी वीक। गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए वो ज्यादा रैंडमली मूव करता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े मजबूत होते हैं, मतलब इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना। गैस में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से दो मॉलिक्यूल में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो लेस रैंडम मूव करता है। सॉलिड में आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो सबसे मजबूत, तो उसके पार्टिकल बहुत ही कम रैंडम होते हैं, है ना। ये आप यदि सिस्टम है, आप अपने में भी देखिएगा, यदि पढ़ाई से लगा बहुत कम है तो रैंडमनेस आप में ज्यादा है, इधर उधर घूमते रहते हैं, वही रैंडमनेस है आपका, और क्या है ना। बिना मतलब है कि कहीं से कहीं चले गए, काहे के लिए यहाँ पे है जी? पता नहीं सर, हमको भी नहीं पता यहाँ कहाँ आए थे, काहे के लिए। तो रैंडमनेस ज्यादा है तो ये बातें होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं से कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है तो रैंडमनेस कम हो जाएगी। इंट्रोपी, मैथमेटिकली इंट्रोपी कैलकुलेट नहीं होता है, तो इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट होता है ना।
लिखिए क्या लिखें, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर लेस रैंडम देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस या लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैसेस। और पहले से बताए हैं, न तो आपको मेजर करना होता है इंटरनल एनर्जी, न तो इंथैल्पी, न तो इंट्रॉपी मैथमेटिकली, है ना। ये सब एब्सोल्यूट टर्म है। ये मेजर होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज, और मैथमेटिकली मेजर होगा एंट्रोपी चेंज। लिखिए सर लिखिए, समझे ना, लिखना चाहिए, कुछ तो अच्छा होगा कि हम समझे नहीं, हम उतार तो लिए। उससे कुछ इंगेज हो जाइएगा। और समझना क्या नहीं है, जरा सुनिए मेरी बात तो समझ ही में आ जाए। इंट्रोपी क्या होता है, तो एने ओने घूम रहे हैं तो ज़्यादा इंट्रोपी है, रूम पे रह रहे हैं कहीं जाते नहीं है इधर उधर तो इंट्रोपी कम है। गैस मॉलिक्यूल खुद फ्लो करते रहता है हाई स्पीड में, देखे होंगे आंधी तूफान सब बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंट्रोपी। पानी फ्लो करता है गैस के कम स्पीड से, कह सकते हैं लिक्विड में ज़्यादा इंट्रोपी होता है। और सॉलिड के पार्टिकल जहां है वहीं पे रहता है, सिर्फ अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है। यदि आप उसको जर्क पहुंचाते हैं तो सबसे कम रैंडम, सबसे कम इंट्रोपी किस सिस्टम को है, तो बोलेंगे सर जो सिस्टम सॉलिड है उसकी इंट्रोपी सबसे कम है। बस इतना ही सही बात। बड़े लिख दिए। पढ़े now the entropy change, एंट्रोपी चेंज का मतलब है डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज का मतलब है डेल्टा एस। एंट्रोपी चेंज होता वही है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस S1, फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी, ठीक है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा इंट्रोपी चेंज को, अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी इंथैल्पी और एनर्जी चेंज पर यूनिट टेम्परेचर
इन केल्विन स्केल। पर यूनिट कांस्टेंट टेम्परेचर in Kelvin scale called as entropy change. Amount of enthalpy or energy change per unit absolute temperature या constant temperature called as एंट्रोपी चेंज। आणि डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच हो गया आपका इंथैल्पी चेंज, और ये आपका हो गया टेम्परेचर। आणि यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, यूनिट ऑफ एंट्रोपी चेंज जूल पर केल्विन। आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स में इंट्रोपी पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस। और मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस कहने का मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस गैस में है, तब लिक्विड में, और तब सॉलिड में। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप एक्सचेंज कर सकते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप एक्सचेंज कर सकते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसी को कहेंगे एंट्रोपी चेंज, है ना, मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस। आप खुद ही समझिए कि हम यदि सिस्टम हैं तो हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और एनर्जी एक्सचेंज करना है, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप एक्सचेंज कर देते हैं आपके बिना टेम्परेचर बढ़े हुए, है ना, कभी कभी नहीं आपका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, नहीं, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, और उसी पर कितना एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे देखिए अभी बिना टेम्परेचर बढ़े एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं ना, उससे बतिया रहा है, उससे बतिया रहा है, उससे बतिया रहा है, तो यही तो एंट्रोपी, यही रेंडोमनेस। टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए और एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। समझ रहे हैं इसको, देखिए कितना जनरलाइज करते हैं हम। इंट्रोपी को क्या कह रहे हैं, आप एनर्जी एक्सचेंज कर दें और टेम्परेचर नहीं बदले, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप एक्सचेंज कर पाएंगे बिना टेम्परेचर बदले, यहां डेल्टा टी नहीं लगना है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसी बात को हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी चेंज। अब देखिए यहां से ही निकल के एक इंथैल्पी का फॉर्मूला भी आ जाता है कि डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, है ना। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईटी का बता रहे थे, वहां पर ये था डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, और जहां जहां पे बर्केडन डेल्टा एच के बराबर होता है तो वहां टी डेल्टा एस बर्केडन के बराबर भी हो जाएगा, है ना। कब होता है, कब होता है बर्केडन डेल्टा एच के बराबर, ये कोई पता ही नहीं। इफ डेल्टा यू बराबर 0, है ना। सुनिए देखिए फिर से, देखिए रिवीजन करिए, पढ़े थे आप डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, पढ़े थे ना। जब डेल्टा यू बराबर 0 कर दें तो बोलिए डेल्टा एच बराबर क्या निकल के आया, दैट इज इक्वल टू बर्केडन, प्लस माइनस साइन अलग से, फिलहाल किसके बराबर, बर्केडन, यानी माइनस डब्ल्यू जैसे आप पढ़े, क्लियर। अब यदि H बराबर बर्केडन हो गया तो अभी जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम,
अभी जो फॉर्मूला लिख रहे हैं कि डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, तो बताइए वर्क डन बराबर टी डेल्टा एस नहीं क्या है ना, या W बराबर, ऐसे केसेस में आप लिख सकते हैं वर्क डन बराबर टी डेल्टा एस। डेल्टा यू जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, डेल्टा यू जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में, है ना, जहां थे वहीं पे चले आए। डेल्टा यू को हम अवकात के नाम से बताए थे, इंटरनल एनर्जी, इसको पूछना नहीं चाहिए, याद करिए। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो जहां से थे आप वहीं पे चले आए। खपड़े के घर से शुरू किया था और फिर खपड़े के घर में पहुंच गए। प्रोसेस कैसा है? साइक्लिक। आइसोथर्मल यदि हो जाए, साइक्लिक यदि हो जाए, डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो वैसे प्रोसेस में बिना कहे वर्क डन आपको निकल जाएगा किससे? टी डेल्टा एस से। डेल्टा यू जीरो पहले से बताया हुआ है। कौन कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस में, दूसरा साइक्लिक प्रोसेस में। लिख दीजिएगा, वही शॉर्ट नोट से, उसी से क्वेश्चन फंसता है कि वर्क डन निकाल रहे थे पी डेल्टा भी से, अब टी डेल्टा एस लग गया, तो वो तो सिर्फ लिख दिया कि प्रोसेस इज साइक्लिक। अब इंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन पढ़े। ये सब जो ऐसे लिखते हैं ना, आप लोग भी वैसे ही लिखिए। डेल्टा यू जीरो कब होता है? 2 बार 4 बार 6 बार तक लिख चुके होंगे आप। और अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या क्या, आइसो थर्मल प्रोसेस में क्या क्या। नाउ द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, आर के टू द पावर एन लिखते हैं रिएक्शन। अब ए प्लस बी बी, एंट्रोपी बोले तो एंट्रोपी चेंज बनेगा सी सी प्लस डी डी। एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, तो जैसे पहले इंथैल्पी निकाल रहे थे वैसे ही समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि आप देखिए इसमें इंथैल्पी भी आ ही जाता है, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जैसे निकलता है वैसे ही क्या निकलेगा? एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, जिसमें आप करेंगे क्या? तो C मल्टीप्लाइड बाई इंट्रोपी ऑफ C प्लस D मल्टीप्लाइड बाई इंट्रोपी ऑफ D माइनस A इंटू इंट्रोपी ऑफ A प्लस B इंटू इंट्रोपी ऑफ B, है ना। इंट्रोपी आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा, आपको सिर्फ A और B गुना करना है।
C इंटू सी, स्मॉल सी है, स्मॉल सी ऐसे नहीं लिखोगे, छोटा वाला सी, ए बी बी सी सी और डी डी, छोटा वाला सी लिखना है। लिख दिए, यानी समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कर देंगे तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। जैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना करते थे वैसे एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। बढ़े, एंट्रोपी ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। पहला एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, अब याद करो जैसे इंथैल्पी पढ़े थे ना, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वैसे ही एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ये तीन ही बताएंगे। बाकी सब जैसे इंथैल्पी ऑफ वैसे ही सबका क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देखो जी बच्चा, यहां पे सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो आपसे सवाल होता है एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है कि एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, सवाल ये होता है। तो बताइए, एंट्रोपी सॉलिड में कम और लिक्विड की एंट्रोपी पहले ही बताए थे। तो whenever solid converted into liquid, the entropy of system is increases, डेल्टा एस को पॉजिटिव लेना रहता है, ठीक है। और यदि इंट्रोपी घटेगा तो डेल्टा एस को निगेटिव लेना रहता है ना। हाँ, क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ entropy change when 1 mole of solid converted into 1 mole of liquid at their melting point called as entropy of fusion at STP, it called as, बोलो क्या लिखोगे, a standard entropy of fusion। देखो इसका आइडिया आपको लग गया, क्योंकि इतना ना इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी किए हैं कि वैसे ही लग गया आइडिया, जो चेंजेज होगा एंट्रोपी लगा देंगे। अब देखो एज एग्जाम्पल यहां पे देखना, यदि हम वाटर सॉलिड को, अरे करेगा बदमाशी, काहे के लिए आता है, ये सोच के ही आता है कि चले बदमाशी कर, समझ जाएगा कि उड़ उड़ के तेरे दिमाग में घुसेगा क्या, जब बात ही नहीं सुनेगा कि बस फ्यूजन किसको कहते हैं, तो
उड़ उड़ के दिमाग में कुछ बात ऐसा तो होता नहीं कि घुस जाएगा। अब बोलेगा समझे में नहीं आता, समझे सुने है ही नहीं थे, सत्संग तो समझ ही नहीं आता है। राम जी का कथा समझ में आता है किसी को? सुनता ही नहीं, वहां जाकर के गली का गलबात करने लगता। गया राम जी की कथा सुनने लगे, गलबात हो रहा है, फलना के जो है ना बेटा जो है अब नहीं देता है। हो गया। उसका जो है ना बहू से एकदम में नहीं बनता है। अब बताइए, गया सत्संग सुनने लगी, कहानी ये चल रहा है, अब राम जी क्या करेंगे इसमें? गधा है। हाँ देखो यहाँ पे कितना अच्छा से बता रहे हैं, फ्यूजन है, फ्यूजन है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्सन हुआ है। तो आपको दिखना चाहिए कि सॉलिड व्हेन कन्वर्टेड टू लिक्विड देयर विल बी चेंज, एंट्रोपी में बदलाव आया है। सॉलिड के मॉलिक्यूल कम रेंडम थे, लिक्विड में रेंडमनेस बढ़ गया, नहीं बढ़ा, तो इसका एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव, आगे साइन कन्वेंशन लिखेंगे। अभी समझो, H2O सॉलिड था, H2O लिक्विड हुआ। अब इसमें डेल्टा एच का वैल्यू 6 किलो जूल पर मोल के करीब था। अब ये जो सॉलिड है लिक्विड होता है कितना डिग्री पे? बोलेंगे सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना केल्विन? 273 केल्विन। अब यदि हमें इंट्रोपी चेंज निकालना है इस प्रोसेस का, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, तो हमें क्या करना है? बस एक न्यूमेरिकल देखिए बन गया यहाँ पे, डेल्टा एच बाई टी, यानी 6 किलो जूल है, दैट इज 6000 जूल बाई कितना? 273 केल्विन स्केल में टेम्परेचर पुट कर देना है, आपका इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकल गया। पॉजिटिव में आना था, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस जो आएगा वो हमेशा फ्यूजन का क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। यही आपका न्यूमेरिकल बन गया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये टेम्परेचर आपको छुपाएगा वो, तो आपको जानना है कि वाटर तो लिक्विड तभी बनता है ना, सॉलिड से लिक्विड, जब टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, अदरवाइज वो लिख ही देगा, केवल भागा देना है। सवाल बन गया, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकाल दिया। अभी 1 घंटा के लिए यहाँ पे आते हो ना, थोड़ा सा हमारी बात को सुनो, केवल सुनो, कुछ ना कुछ जाएगा। 10 मिनट 5 मिनट की बातें भी जाती है तो ठीक है, वैसे जो बंदर नियन कुचुर कुचुर करते रहता है वो ठीक है। तुम ही आकर के देखो कि हम ही सर होते और 2-4 गो बच्चा ऐसे करते रहता, मजा आ जाता है। घर में अपना भाई छोटका ऐसे करते रहता है पढ़ने के समय में, सो तो तुम चिढ़िया जाते हो खुद ही कि पढ़ता लिखता है नहीं। डांटने का सबसे पहला बहाना पढ़ता नहीं है। हम उतना भी नहीं डांटते हैं कि भाई कौन पढ़ना चाहता है, लेकिन एकदम से ही कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं, कोई लाइफ का कारण ही नहीं है, जिए जा रहे हैं बस। अभी 8 क्लास 9 क्लास में बच्चा अपना एम बना लेता है कि हमको ये करना है, हमको इस पद्धति पे चलना है। कोई काम देता है? सुन लेगा बस, उतना से बात ही, एकदम पुराना बात है, ये 7वां 8वां में पढ़ा होगा। सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्सन को फ्यूजन कहते हैं। हम जोड़ क्या रहे हैं? बस इंट्रोपी, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। हम सिर्फ बता रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्सन होगा तो इंट्रोपी में बदलाव होगा, यानी रेंडोमनेस बदल जाता है ना। सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होगा तो मॉलिक्यूल की रेंडोमनेस बढ़ जाएगी, और लिक्विड से सॉलिड में बन जाएगा तो एंट्रोपी घट जाएगा, है ना। अब लिख लिए। अब यदि देखो इसकी पूछते हैं ऐसे, डेल्टा एस, इस निशान को समझते हो? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस को बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन 2 तरह का होता है, पहला दूसरा दिन सिखाए होंगे। एक फॉरवर्ड रिएक्शन,
तो वहीं पे बैकवर्ड रिएक्शन, तभी प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। तो डेल्टा एस फॉरवर्ड प्रोसेस का पॉजिटिव है, यानी एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, तो रिवर्स प्रोसेस का हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी डिक्रीज करेगा। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी इंक्रीजेज, है ना, वहां पे जगह होगा तो वहां पे लिखना, नहीं तो नीचे लिखना। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी इंक्रीजेज, पॉजिटिव मतलब बढ़ना, एंट्रोपी इंक्रीजेज। और डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब एंट्रोपी डिक्रीजेज। देखना इतना ही पे ही सवाल बना लेंगे हम, क्वेश्चन बनेगा, बस इतना सब बात जानकर। डेल्टा एस यानी एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बनाने के लिए क्या करना रहेगा, तो इंथैल्पी देगा, उसको टेम्परेचर से भागा देना। हाँ 6000 जूल, 6 किलो जूल था ना ये, तो इसी को 6000 जूल लिख दिया बेटा, 273 कर दिया। अगला क्या बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे, आप जाने हम कैसे। तो फ्यूजन के बाद वेपोराइजेशन ही तो होता है, तो जानेंगे ऐसे कि अगला टॉपिक होना चाहिए एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड बना लिए हैं, अब क्या बनाएंगे, लिक्विड से गैस, तो अगला टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। दूसरा एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। लिक्विड, लिक्विड को गैस बनाना है, बोलो। अब पहले तुम ही लोग बोलो, इस प्रोसेस का एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। चूंकि गैस मॉलिक्यूल का रेंडोमनेस बढ़ जाता है, इस प्रोसेस का डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। गैस से लिक्विड बनेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा। अब इसको डिफाइन करना है, क्या डिफिनेशन होगा कि द अमाउंट ऑफ, बोलो, द अमाउंट ऑफ, बोलो, इंट्रोपी चेंज, जो आपस में बोलते हो ना, हम ही से बोलो, इंट्रोपी चेंज, द अमाउंट ऑफ इंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल, केमिस्ट्री है तो मोल लगाना पड़ता है डिफिनेशन के लिए, 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड into 1 मोल ऑफ गैस, कब चेंज होगा ये, एट दियर बॉइलिंग पॉइंट, जो हर लिक्विड का कांस्टेंट ही होगा, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा, एट दियर बॉइलिंग पॉइंट, कॉल्ड एज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। उल्टा प्रोसेस कंडेंसेशन का है, तो एंट्रोपी ऑफ कंडेंसेशन भी हो सकता है। अब जैसे सवाल है H2O लिक्विड, H2O बन रहा है गैस, इसका डेल्टा एच दिया हुआ है 42 किलो जूल पर मोल, है ना। तो वाटर लिक्विड वाटर गैस कब बनता है, देख लो मेरे साथ, 373 केल्विन पे दिया हुआ क्या रहना है, सिर्फ डेल्टा एच। तो जब डेल्टा एच दिया हुआ है तो हम लोग डेल्टा एच इस प्रोसेस का बिल्कुल निकाल लेंगे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी। तो ये 42 किलो जूल है, 42,000 हो जाएगा, टेम्परेचर 377 जूल पर केल्विन, है ना। डेल्टा एच पॉजिटिव ही आना है।
थोड़ा कंसंट्रेट करो खुद को रे, थोड़ा फोकस करो। हमारे बोलने से नहीं कभी पढ़ोगे जब तक अपने ना सोचोगे। थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए। लिख दिया? नो, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना? सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो जाए, जो एंट्रोपी में बदलाव आए, उसको एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ, बोलो आगे, उसी को देख देख के बोलना है जो लगा है वहां पे। एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 mole of solid directly converted into 1 mole of gas at the temperature of sublimation, called as entropy of sublimation. Entropy of sublimation delta S for forward process, positive for backward process, नेगेटिव। यदि 2 स्टेप में हो रहा है ये सब्लिमेशन का प्रोसेस, जैसे वाटर के लिए देखे थे, वाटर सॉलिड से हुआ था वाटर लिक्विड, और वाटर लिक्विड से हुआ वाटर गैस, है ना? तो डेल्टा एस सब्लिमेशन फॉर दिस प्रोसेस यू मे राइट डेल्टा एस फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपोराइजेशन। जैसे वाटर के लिए पिछले बार पढ़ाए होंगे, डेल्टा एच बाई टी किसके लिए? फ्यूजन के लिए, प्लस डेल्टा एच बाई टी किसके लिए? वेपोराइजेशन के लिए। डेल्टा एच बाई टी इसका आया भी था 6000 जूल बाई 273, प्लस दूसरे में 42,000 जूल बाई 373, जोड़ के डेल्टा एस सब्लिमेशन आप निकाल सकते हैं। आइए अब देखिए, फ्रेश मन से आया, पढ़ेगा आप। बैठो बैठो बैठो, हम चाहते हैं कि वो पढ़ जाए। बाकी खुद के लिए वो चाहता है कि नहीं चाहता है, हम तो चाहते हैं कि पढ़े, कुछ हो तो सीख जाएगा यार। ठीक है, अरे वो उसका दोस्त है। जानते हो, हमको जो जो बच्चा का रिजल्ट हो जाता है, सफल जो बच्चा हो जाता है, ये देखिए, ये भी कलाकार है। उसका एक भी दोस्त जो है ना, उसको नहीं कहता है कि वो पढ़ने वाला था। सब कहे सर वो तो ऐसे ही था, पता नहीं कैसे हो गया।
इसलिए कुछ दुश्मन से बचो और हमसे दोस्ती करो। तब देखिए, तब फिर काम बनने लगेगा। ये तब दोस्ती करेगा वो। एक कंडीशन तो अच्छा रखा है। दोस्त इसी के लिए बना रहा है, देख रहे, सुन लिया, समझ भी लिया होगा सब। अब देखिएगा, ये बात अब बढ़ेगा। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन हो गया। अब हम उधर नहीं जा रहे हैं, जैसे ही इंथाल्पी की तरफ गए थे। इंथैल्पी ऑफ कंबसन था, इंट्रोपी ऑफ कंबसन हो सकता। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन था, इंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था, इंट्रोपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। मतलब जितना जगह इंथैल्पी लगा था, सब में इंट्रोपी इंट्रोपी लगते रहेगा। अब आपको लैंग्वेज पता है इसका, है ना, उसमें इंट्रोपी लगाते रहिएगा। हम एक अब नए फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। इंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का निकालेंगे कि यूनिवर्स की इंट्रोपी क्या हो रही। इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, ये इंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखेंगे। बढ़े। बस लिखना स्टार्ट किया, एक ठो बचा, लिखने दो ना थोड़ा, बस 2 मिनट में क्या जाता है। शुरुआत तो किया, ये कहिए मेहनत की तो शुरू तो हुआ ना। अब हो जाएगा, तुरंत लिख देगा उसका, तो ये ऐसी बाएं दाएं हाथ का खेल है। इसीलिए थोड़ा कम लिखता है, कि लिख तो तुरते देता है। हाँ हाँ ठीक। इस अगले बोर्ड में 7 हो जाएगा। हमने आपको सिखाया इंट्रोपी चेंज निकालना। यदि इंथैल्पी चेंज दिया है किसी खास टेम्परेचर पे, तो आप निकाल दोगे। हमने सिखाया इंट्रोपी रिएक्शन का निकालना। प्रोडक्ट की इंट्रोपी दिया, माइनस रिएक्टेंट की इंट्रोपी कर देंगे। ठीक है, ये 2 बात ही सीखे हैं अभी। तीसरा बात, इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग, ऑफ लिख देते, ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, यूनिवर्स में जो भी नेचुरल प्रोसेस होता रहता है, वो जनरली इरिवर्सिबल ही होता है, जो आपको दिखता है। ए सुनेगा, अब कॉमन एग्जांपल से इस बात को समझा रहे हैं, आप ही के लिए कॉमन एग्जांपल है, नहीं तो खाली पढ़ने वाला बात हो जाएगा। गाड़ी का इंजन, बेसिकली सिस्टम उसी को कहते हैं। फिजिक्स में कह लो, केमिस्ट्री में कह लो, सिस्टम वही है। और उसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, यानी पेट्रोल ब्यूटेन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मतलब हेक्सेन, और जलता है, कंबसन। तो केमिकल रिएक्शन, इसीलिए थर्मोडायनामिक्स फिजिक्सों में, केमिस्ट्री में भी है ना, वहाँ पे उसका फिजिकल प्रोसेस देखा जाता है। यहाँ उसमें केमिस्ट्री खोज रहे हैं। तो सुनिएगा, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझिए पहले। गाड़ी में पेट्रोल डलवाए, गाड़ी चला लिए, सिस्टम चला, एनर्जी सराउंडिंग में गया है या नहीं है गया है। अरे साइलेंसर से धुआं निकलता रहता है, ये कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। सिस्टम कौन है, आप
गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी सिस्टम है, और साइलेंसर का धुआं कहाँ जा रहा है? तो ये सिस्टम और सराउंडिंग टोटल एंट्रोपी जोड़ देंगे तो यूनिवर्स का एंट्रोपी निकल जाएगा। हम सिर्फ समझाए हैं कि सिस्टम कौन है और सराउंडिंग कौन है। जितना गाड़ी दुनिया में चल रहा है सब सिस्टम, और दुनिया का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है सब सराउंडिंग। जिस सराउंडिंग में गाड़ी चल रहा है, चाहे वो अमेरिका में चल रहा है चाहे इंडिया में चल रहा है ना। इसी के लिए वो कानून लेके सरकार आती है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट देंगे। गर्मी निकाल रहे हैं गाड़ी से तब तो ठीक है, कहीं और कोई केमिकल तो ना निकल रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह वो वगैरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड तो निकलना उचित है, लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है तो ये गड़बड़ है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है इनकम्प्लीट कंबशन से, यहाँ पे इंजन के प्रोसेस में दिक्कत हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि सराउंडिंग में निकलेगा तो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगा। सल्फर यदि निकल जा रहा है तो प्रॉब्लम होगा, है ना। देख दो किरासन तेल दे के गाड़ी चला देता है सब तो कितना धुआं निकलते रहता है। इनकम्प्लीट कंबशन, जलना था उसमें डीजल जला दिया है किरासन तेल। बस प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल होता था, जितना धुआं निकल रहा था सब फिर से अंदर चल जाता हो, गाड़ी उसी से चलता। ऐसा होगा संभव? तो बताओ जितना प्रोसेस जितना सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग में सब इरिवर्सिबल है या नहीं है? सबका वर्किंग कैसा है? इरिवर्सिबल। लेट करते हैं। एक सिस्टम है तो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा? गर्म है साइलेंसर, है ना, साइलेंसर पे पैर रख दीजिएगा, जूता रख दीजिएगा तो वो भी गल जाता है। हाई टेम्परेचर कहां पे? सिस्टम, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है लो। तो लेट ए सिस्टम ट्रांसफर हीट एनर्जी डेल्टा एच एट हाई टेम्परेचर to the surrounding at low temperature T2। देखो क्या माने हैं, एक सिस्टम है जो ट्रांसफर कर रहा है हीट एनर्जी डेल्टा एच एट हाई टेम्परेचर T1 टू दी सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? लो टेम्परेचर। T2 माने सुनेगा, अरे हल्ला नहीं सुनेगा, एकदम गौर से सर क्या करें, देखिएगा तुरंत निकल जाएगा यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या हो रहा है। तो बताओ डेल्टा एच सिस्टम बराबर हम क्या लिखें? तो बोले सर लिखिएगा डेल्टा एच बाई टी। क्या? चूंकि सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है तो हमको लिखना चाहिए माइनस डेल्टा एच बाई टी। अरे सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है तो लिखना चाहिए माइनस एच बाई टी, और सिस्टम की टेम्परेचर कितना है? T1। डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग की टेम्परेचर डेल्टा एच बाई T2। क्योंकि सराउंडिंग वो हीट एनर्जी ले रहा है इसलिए डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव और उसका डेल्टा एच होगा नेगेटिव। बोले सर डेल्टा एच में 1 और 2 काहे ना लिखे? तो आपको भी नहीं लिखना है। आप सोचिए जितना हीट एनर्जी सिस्टम देगा सराउंडिंग तो उतना ही ना लेगा। वो 200 जूल दिया तो ये 200 जूल लिया, तो ये तो अलग है ही नहीं, ये सिस्टम ने सराउंडिंग को दिया। अब देखिए आप, हम लोग क्या करने वाले हैं, डेल्टा एस टोटल निकालना है। टोटल मतलब यूनिवर्स, है ना। डेल्टा एस टोटल का मतलब यूनिवर्स, 2 अक्षरों में लिख सकते हैं, कोई किताब में यूनिवर्स भी लिखता है
और किसी किताब में टोटल भी लिखता है। तो बताओ क्या लिखेंगे, डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब जरा देखो, डेल्टा एच सिस्टम आया है डेल्टा एच बाई T1 प्लस डेल्टा एच बाई T2, है ना। रीअरेंज कर लो, डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1। क्या, अब डेल्टा एच कॉमन हो जाएगा, 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दें, बस इतना सा। अब देखिए, अब देखिए यहां से डेल्टा एच, डेल्टा एस बराबर, डेल्टा एस बराबर क्या आना है, डेल्टा एस टोटल ही लेके चलते हैं, यूनिवर्स या टोटल एक ही बात है। डेल्टा एच नीचे में क्या करेंगे, T1 इंटू, और ऊपर क्या करेंगे, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। एक फॉर्मूला हो गया आपका जिससे आप टोटल इंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। लेकिन यहां के बाद हमें और आगे एक बात करनी है। देखिए, T1 टेम्परेचर ज्यादा है कि T2 टेम्परेचर ज्यादा है, देखिए लिखा हुआ है T1 ज्यादा है किससे। अब बताइए, ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, माइनस तो वहीं पे सिर्फ है। तो डेल्टा एस टोटल क्या आया, पॉजिटिव आया। डेल्टा एस टोटल क्या आया, पॉजिटिव आया। यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स का, डेल्टा एस यूनिवर्स का, यूनिवर्स सोचने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, समझिएगा पूरा दुनिया का गाड़ी, अब पूरे दुनिया का सराउंडिंग, ठीक है, एगो गाड़ी एगो सराउंडिंग नहीं, पूरा दुनिया में जितना गाड़ी चल रहा है, यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं, तो बात रियलिस्टिक भी लगेगा आपको। यूनिवर्स बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जानते हैं इतना साइंस से, इतना साइंस से कितने प्रवक्ता लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि एंट्रोपी यूनिवर्स का बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। यही साइंस का वो कॉन्सेप्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग का अलार्मिंग कंडीशन है। यही प्रूफ हुआ है कि एंट्रोपी यूनिवर्स का हमेशा, हर पल, हर सेकंड बढ़ता है, एंट्रोपी हर सेकंड बढ़ता है। अब जितना गाड़ी आज रोड पे चला सब धुआं छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कहां गया, सराउंडिंग में गया। हीट एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल उसी हीट एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब करके रखता है, दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट। मीथेन मॉलिक्यूल अपने में उस हीट एनर्जी को जो यहां रिलीज हुआ उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, मीथेन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती। हो गया ग्लोबल वार्मिंग का अलार्मिंग कंडीशन, हो गया ग्लोबल वार्मिंग, या गैस हो गया जो काउज करेगा ग्लोबल वार्मिंग। बस इतनी ही सा बात, ये डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग्स। हमने प्रूव किया कि यूनिवर्स का एंट्रोपी यानी यूनिवर्स की रैंडमनेस हमेशा बढ़ रही है ना। हर बार हम लोग देखते हैं कि 2-4 साल में जो पैचेज बनता है उसका एंट्रोपी बढ़ जाता है, बढ़ते जा रहा है एंट्रोपी, है ना। ये घटने का नाम है, जनरेशन टू जनरेशन ये बढ़ते ही जा रहा है, यूनिवर्सिटी का एंट्रोपी बढ़ते जा रहा है ना। बच्चा में अब कहता ना लोग, अभी क्या बच्चा सुनता है कुछ, मतलब वही वो एंट्रोपी पढ़ा हुआ सुनेगा थोड़े, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपका बच्चा नहीं सुनेगा। तो 90% नहीं सुनेगा, 2-4% तो सुनता ही है। अब देखिए चल दिया वो मोबाइल से, इंट्रोपी है ना बढ़ा हुआ है उसका उसका इंट्रोपी बढ़ा हुआ है, और जितना ज्यादा इंट्रोपी बढ़ता है ना वर्क डन उतना ही कम होता है।
वर्क डन उतना ही ज्यादा कम होता है। अब बताइए, जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं और गाड़ी एक्स्ट्रा झंझन झंझन बजता है, नहीं, बेमतलब का पूरा शोर करता है, तो उससे माइलेज का आशा आप करते हैं? माइलेज घट जाएगा उसका, पुराना जितना होते जाएगा माइलेज उसका क्या होते जाएगा, यूजफुल वर्क डन घट जाएगा जब इंट्रोपी बढ़ जाएगा, है ना। एक तो धुआं निकाल ही रहा था, अब बजता भी है, पूरा पार्ट्स हिलता भी है। वही है, इंट्रोपी जितना ज्यादा बढ़ता रहता है ना, फ्री एनर्जी यानी वर्क डन घट जाता है। तो यूनिवर्स का इंट्रोपी बढ़ रहा है, तो यूनिवर्स की वर्क डन जो है वो घट जाएगा। इसी को बचाने के चक्कर में सत्संग वगैरह होता है। जो राम जी का कथा लेकर के सब बैठता है, मन को शांति मिलेगा, उसका साइंटिफिकल प्रूफ है ये। और इतना छोटा सा बात, आईआईटी का क्वेश्चन भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जीरो है ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नीचे क्या लिख देंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज increases during irreversible प्रोसेस। और ज्यादातर नेचुरल प्रोसेस जो है सिस्टम वर्क कर रहा है रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, सराउंडिंग में तो कहेंगे इरिवर्सिबल, अपने में पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन सराउंडिंग में जो वर्क कर रहा है वो कैसा वर्क डन है, इरिवर्सिबल। देखा, सीख गया ना इंट्रोपी यूनिवर्स का कैसे बढ़ रहा है, सब कुछ लॉस सराउंडिंग में तो ही हो रहा है। हम लोग खुद यदि एक सिस्टम है तो इंट्रोपी बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, कैसे पूछ दीजिए तो कैसे। हर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हर पल, CO2 छूटता है हर पल, सांस गर्म होता है ना। देखिए अभी यहाँ पे बैठ के के बाद दूसरे का बैच आएगा, कहे कहे बड़ा गर्म लग रहा है, बड़ा उकताऊ लग रहा है सर, कितना इंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो छोड़ा सब। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हर सिस्टम, हर लोग रिस्पॉन्सिबल है एंट्रोपी को बढ़ाने में, ठीक है। और ये रुक नहीं सकता, नहीं रुकेगा, सांस लेना छोड़ दें तो जन्म लेना छोड़ना होगा, तब सांस लेना छूटेगा। तो कहता हूं वहां पे पॉपुलेशन कम कीजिए, इसी पर सब बात कह देता है नहीं। कोई कहेगा पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है, अब उस पर पूरा का पूरा थेसिस, लेकिन साइंटिफिकली वो निकल के आ कहाँ से रहा है, बस यहीं पे हम ही सिस्टम दे तो हाई टेम्परेचर पे सराउंडिंग में CO2 लॉस करते हैं क्या। हमारा बॉडी टेम्परेचर है 36 डिग्री, आपका भी है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री। तो बोलिए आप सिस्टम है तो हाई टेम्परेचर पे है कि नहीं है, सराउंडिंग लो टेम्परेचर पे है कि नहीं है। तो ये जो थेसिस है ना, ये सब जगह प्रूफ हो जाएगा, तो वर्क डन ही नहीं होता है ना लो टेम्परेचर पे, तो सब उसमें जाना लगेगा, है ना। हाँ जनरल
जो होता है वही ना होता है, जो कि यूनिवर्स से रिलेट कर रहे थे, समाज की बात करनी थी। अब इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज 0 होता है। यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी चेंज 0 होगा। ठीक है, क्यों वो भी प्रूव करेंगे, लेकिन उसमें है कुछ नहीं कि लेट ए सिस्टम ट्रांसफर हीट एनर्जी डेल्टा एच एट हाई टेम्परेचर, ना लिखाएगा, एट द सेम टेम्परेचर T1, तभी प्रोसेस रिवर्स होगा, है ना। यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तभी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तभी प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल, है ना। ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता जब कोई हाई टेम्परेचर पे एनर्जी चला जाए। तो टेम्परेचर यदि बराबर हो गया T1 और T2 तो ये तो माइनस डेल्टा एच होगा ही, और वो प्लस डेल्टा एच बाई टी, तो कट के क्या हो जाएगा, 0। वो भी हेडिंग बनाएं। नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ना पढ़ा रहे हैं, ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, लेट ए सिस्टम ट्रांसफर हीट एनर्जी डेल्टा एच एट टेम्परेचर T1 to the surrounding at temperature T2. If T1 बराबर T2 then process is reversible, या ऐसे, for reversible process, for reversible process reversible process T1 बराबर T2 then डेल्टा एस सिस्टम, क्या लिखोगे, माइनस तो लिखोगे ना, क्योंकि सिस्टम हीट एनर्जी देगा, माइनस डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एच सराउंडिंग प्लस डेल्टा एच बाई टी, है ना। डेल्टा एच टोटल बराबर डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग। तो डेल्टा एच माइनस में डेल्टा एच बाई टी प्लस में डेल्टा एच बाई टी, चूंकि T1 बराबर T2 था, ये T1 और ये T2 तो दोनों बराबर है, तो माइनस डेल्टा एच, यहां भी T1 बराबर T, है ना। और यहां भी T2 के जगह पे लग जाएगा T, डेल्टा एच बाई टी, फॉर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ये इससे पूरे का पूरा कट गया, तो जो एंट्रोपी सिस्टम ने सराउंडिंग को दिया वही वापस, दैट इज इक्वल टू 0। तो ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज 0, और नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल होता नहीं है, वो सब इरिवर्सिबल होता है।
है ना, गाड़ी चल जाएगा सराउंडिंग में, धुआं सिलेंडर में भर के फिर गाड़ी चला देंगे क्या? बस उतना ही बात है, वैसे समझना है कि वो इरिवर्सिबल होगा, है ना। हम लोग सांस छोड़ रहे हैं सराउंडिंग में, फिर से वापस ले लेंगे क्या? रिवर्सिबल कैसे? ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, हम लोग का इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। जो हवा ले लिए वही तो नहीं छोड़ते, लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के वापस थोड़ी ना लेते। प्रोसेस कैसा है ये रिस्पिरेशन का? इरिवर्सिबल प्रोसेस। लंग्स के लिए कहेंगे हाँ ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर रहा है, तो लंग्स तो रिवर्सिबली इंस्पायर एक्सपायर कर रहा है, एक बार इंस्पिरेशन एक बार एक्सपिरेशन। हाँ रुक ले, यहाँ लिखना होगा लैंग्वेज में, क्या लिखेंगे लैंग्वेज में कि ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस entropy change of universe is 0। समझ में बात आई क्या? समझ में बात आई क्या? एंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज निकालना है। देखो इंट्रोपी चेंज जो है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अब ये तो बातें तो हो गई। इंट्रोपी चेंज टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? किसी सिस्टम का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंट्रोपी इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा? 0 डिग्री पे पानी है यार, 100 डिग्री पे गैस है, हुआ क्या बीच में? इंट्रोपी बढ़ता चला गया, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ। तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज इंट्रोपी चेंज ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी टेम्परेचर यदि डिक्रीज करेंगे तो इंट्रोपी घट भी जाएगा, है ना। हो गया ये। अगला बात, इंट्रोपी चेंज of a system increases with increasing temperature। एक सिस्टम का इंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, ठीक है, घटाने से घटेगा। दूसरा पॉइंट देखो, कभी कभी रिएक्शन लेगा और H2 2H में कन्वर्ट कर दिया, पूछता है कि इस प्रोसेस का इंट्रोपी क्या हुआ, इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया। तो सुनो कैसे इसको समझोगे। H2 मॉलिक्यूल था,
H2 मॉलिक्यूल था और दो मॉलिक्यूल आपस में बंधा हुआ था एक बंधन से। अब ये बंधन टूट गया, तभी ना हाइड्रोजन एटम बदल गया, 2 गो H लिख रहा है, हाइड्रोजन टूट गया। तो बताओ रेंडमनेस बढ़ा होगा कि घटा होगा? इंडिपेंडेंट हो गया ना एटम, बंधन तो रहा ही नहीं, तो एंट्रोपी इंक्रीजेज, है ना। जब एक केमिकल बॉन्ड डिसोसिएट होता है, प्रोसेसेस का एंट्रोपी इंक्रीज हो जाता है। आने जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन a chemical bond dissociate in a molecule, the entropy change is positive, that is entropy increases, entropy या randomness increases। सुनोगे, इतना तो कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि रिएक्टेंट यदि लिक्विड है और प्रोडक्ट यदि गैस बन गया, तो बताओ इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या हुआ? पॉजिटिव। ये कॉमन बातें हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट में भी गैस है और प्रोडक्ट में भी गैस है। जैसे देखो यहां पे PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 गैस। अब पूछ रहे हैं इस रिएक्शन का एंट्रोपी क्या हुआ? तो इस रिएक्शन का एंट्रोपी कैसे समझेंगे? सुनिए, वो 1 मोल था, गैस ही 1 मोल था, लेकिन इधर ये 1 मोल PCl3 भी आ गया और 1 मोल क्लोरीन भी आ गया, तो नंबर ऑफ मोल बढ़ गया, तो रेंडमनेस बढ़ गया, है ना। रेंडमनेस बढ़ गया। ये बात कब, नंबर ऑफ मोल कब इफेक्टिव होगा? जब उधर भी लिक्विड इधर भी लिक्विड, जब उधर भी गैस इधर भी गैस, उधर भी सॉलिड इधर भी सॉलिड। अदरवाइज कोई लिक्विड है गैस बन रहा है तो वैसे ही एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, सॉलिड है लिक्विड बन रहा है एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यदि उधर भी गैस इधर भी गैस, तो नंबर ऑफ मोल भी डिसाइड कर देगा कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इफ बोथ reactant and product are in same state, are in same physical state, are in same physical state, then entropy increases, entropy increases with increase in number of mole, यानी अमाउंट। चलिए, अब बताइए क्या पढ़ा है जो समझ में आने में दिक्कत है? एक काल